Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying law of evidence and our next topic is define and distinguish the admission and confession. Every confession is necessarily an admission but not the vice versa. तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास कि ये एडमिशन और कन्फेशन क्या होता है और एविडेंस लॉ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, एडमिशन एंड कन्फेशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंस होते हैं अंडर द एविडेंस लॉ, और इसी के बेसिस पे किसी को जो है वहाँ पे कन्विक्ट किया जा सकता है अगर वो वहाँ पे अपने किसी फैक्ट का या अपने की हुए क्राइम का वहाँ पे कन्फेशन जो है वहाँ पे कर लेता है। ये अप्लाई होता है बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस पे। एडमिशन जनरली जो है वो सिविल केसेस में किया जाता है और कन्फेशन जो होता है वो क्रिमिनल केसेस में होता है। कन्फेशन का मीन्स ये होगा कि जो आपने अपराध किया है आपने उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया है, आपने उसको मान लिया है कि मैंने ये ऑफेंस यहाँ पे किया है। तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, admission and confession both plays an important role in the evidence law. Any case may be solved easily and simply by the help of both. किसी भी केस को जो हम इजीली जो है अगर एडमिशन होता है उस केस में या कन्फेशन होता है तो बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। व्हेन एनी पर्सन एक्सेप्ट एनी फैक्ट और एडमिट द कन्फेशन ऑफ ऑफेंस देयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। अगर कोई भी पर्सन जो है किसी ऑफेंस को या किसी फैक्ट को एडमिट कर लेता है या उस ऑफेंस को जो उसने किया है उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने किया है, तो उस कंडीशन में फिर और भी कुछ वहाँ पे प्रूव करना बाकी नहीं रहता है। इससे एक तो कोर्ट का वैल्यूबल टाइम जो होता है वो सेव होता है, और दूसरा जो है यहाँ पे उस जो एक्यूज़ है उसको थोड़ी पॉसिबिलिटी कम रहती है कि उसको कम पनिशमेंट हो, क्योंकि उसने कोर्ट का जो है वैल्यूबल टाइम जो है सेव किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एडमिशन और जो कन्फेशन है ये वॉलेंटली होनी चाहिए। कन्फेशन जनरली जो है वो वॉलेंटली होना चाहिए। जब भी आपसे कन्फेशन करवाया जा रहा है आप जो है अपने ही अगेंस्ट जे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ मैंने ही ये क्राइम किया है, वो वॉलेंटली होना चाहिए और इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट वो होना चाहिए। तो सबसे पहले एडमिशन को समझते हैं और फिर उसके बाद कन्फेशन को, फिर इन दोनों में डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे। सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म एडमिशन। दो एविडेंस एक्ट 1872 का जो सेक्शन 17 है वो एडमिशन को डिफाइन करता है। An admission is a statement, oral or documentary, which suggests any inference as to any fact in issue or the relevant fact, and which is made by any of the person and under the circumstances hereafter mentioned. तो जनरली जो एडमिशन एक स्टेटमेंट होती है जो कि ऑरली या डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, जिससे जो है एक अनुमान लगाया जाता है जो कि फैक्ट इन इशू, उस केस में जो फैक्ट इन इशू है, जो रेलिवेंट फैक्ट है उसके बारे में एक अनुमान लगाया जाता है कि क्या उस पर्सन ने वो जो है जो ऑफेंस है या फिर जो वो काम है उसने वहाँ पे किया है। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा कि एडमिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है। एडमिशन में एक पर्सन जो होता है वो स्टेटमेंट देता है, वो ऑरली भी हो सकती है या किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू भी वो जो है कोई बात रख सकता है, और उससे एक अनुमान हो जाता है उस फैक्ट इन इशू का, जो कि उस केस का, उस सूट का जो फैक्ट इन इशू है उसके बारे में अनुमान लग जाता है कि ये जो हो काम जो हुआ है इस स्टेटमेंट या इस डॉक्यूमेंट से वो प्रूव हो जाता है। तो अगर कोई पर्सन इस बात को मान रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडमिशन बोलेंगे। देखिए आगे में लिख रखा है, दस द एडमिशन सच ए स्टेटमेंट बाय विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट में बी इनफर्ड। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि एडमिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है किसी भी पर्सन की, जिससे जो है उस केस का जो फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है या किसी ने कोई क्राइम किया है या फिर कोई वहाँ पे कोई विल है जिसको प्रूव करना है, तो अगर आप एक विल वहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हो या आप ये मान लेते हो कि ये विल जो है ओरिजिनल है, तो यहाँ पे आप एक ऐसी चीज़ को एडमिट कर रहे हो जिससे जो फैक्ट इन इशू है, उस केस का जो इशू है वो उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडमिशन बोलते हैं। According to the Stephen, admission is such an oral or written statement made by any party or any other person on the behalf of which suggests
एनी इन्फ्रेंस टूवर्ड फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो यहाँ पे स्टीफन ने भी डेफिनेशन को यही बताया कि एडमिशन क्या है, एक ऑरल या रिटन स्टेटमेंट हो सकती है जो कि पार्टी खुद दे सकती है या उसके बिहाफ पे कोई अनदर पार्टी भी दे सकती है, जिससे जो फैक्ट एंड इशू है, उस केस का जो मुद्दा है, उसके बारे में आप एक अनुमान लगा सकते हैं। मीन्स कोर्ट को ये थोड़ा क्लियर हो जाता है कि जो वो स्टेटमेंट दे रहा है और स्टेटमेंट में जो बातें वो मान रहा है, एडमिट कर रहा है, उससे जो है उस केस को सॉल्व करना, उस केस का जो फैक्ट एंड इशू है उसको सॉल्व करना कहीं ना कहीं ईजी होता है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की, एडमिशन जो है पार्टी खुद भी कर सकती है, कोई भी पर्सन या उस केस की जो पार्टी है वो खुद भी कर सकती है और उसके थ्रू कोई और पर्सन भी कर सकता है। जैसे देखिए, ए ब्रिंग अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी अगेंस्ट बी। ए जो है बी के अगेंस्ट लोन का जो पैसे जो उसने दिए हैं उसको, उसकी रिकवरी के लिए बी पे सूट फाइल करता है। इट इज़ रिटन इन द बुक ऑफ द अकाउंट। अब ये जो है सारा जो ट्रांजैक्शन है ये बुक ऑफ अकाउंट में है, एंड बी ऑफ द बी एंड दैट ही हैज़ टेकन लोन फ्रॉम ए, ये सारी चीज़ वहाँ पे लिख रखे हैं। इट इज़ द एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पे ये एक एडमिशन मानी जाएगी। कैसे? क्योंकि जो उसने रिकवरी का जो रिकवरी ऑफ मनी का जो सूट लगाया है उसकी सारी डिटेल जो है बुक ऑफ अकाउंट में है। तो ये और ए जो है इसको एडमिट भी कर रहा है, तो ये एक एडमिशन मानी जाएगी। अब उसमें और कुछ प्रूव करना बाकी नहीं है कि ये लोन उसने लिया था या नहीं लिया था या कोई सूट चला हुआ है, क्योंकि एक पार्टी बोलेगी कि मैंने लोन दिया था, दूसरी पार्टी बोलेगी मैंने लोन नहीं लिया था। तो बुक ऑफ अकाउंट में जब सारा क्लियर है तो ये कहीं ना कहीं एडमिशन जो है बन जाती है बाय वन पार्टी, और उसी के बेसिस पे केस को डिसाइड कर दिया जाएगा। सिमिलरली इफ बी सेज दैट ही हैड टेकन लोन फ्रॉम ए, और इसी से आगे थोड़ा सा बढ़ाएं तो अगर बी ये बोलता है कि दैट ही हैड टेकन लोन फ्रॉम, उसने ए से लोन लिया है, एंड देन ही शैल बी एडमिटेड ऑफ द लोन बिकॉज ही एक्सेप्ट हिज लाइबिलिटी बाय सेइंग सो। तो या तो फिर बी जो है खुद ही यहाँ पे बोलता है कोर्ट के सामने कि ये एडमिट कर लेता है कि उसने लोन लिया है और वो अपनी लाइबिलिटी लेता है यहाँ पे इसको पे करने की। तो सच एडमिशन द फैक्ट ऑफ लोन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। अब और कुछ वहाँ पे प्रूव करना बाकी नहीं है, क्योंकि बी ने उस केस के दौरान ही बोल दिया कि मैंने जो लोन लिया था और मैं अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट करता हूँ उसको वापस करने की। तो अब लोन लिया था या नहीं लिया था आगे का कुछ भी प्रूव करना बाकी नहीं है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से उसकी एडमिशन का पता चल रहा है कि उसने इस पूरे फैक्ट को मान लिया है। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि एडमिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि किसी पार्टी के थ्रू दी जाती है और उससे उस केस का, उस सूट का जो मेन फैक्ट एंड इशू होता है और रेलिवेंट फैक्ट होता है उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इनफर्ड का मतलब क्या होता है कि अनुमान लगाया जा सकता है। और यहाँ से एग्जाम्पल से क्लियर है कि अगर ए ने बी को लोन दे रखा है और ये सारा बुक ऑफ अकाउंट में क्लियर है, तो अपने आप में एक एडमिशन है। दूसरा एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है कि अगर बी जो है ए ने जो उसको लोन दिया था उसको वो कोर्ट में एडमिट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने लोन लिया था और अपनी लाइबिलिटी भी बताता है कि मैं इसको पे करूँगा, तो ये कहीं ना कहीं एडमिशन है। अब उनके बीच में जो केस चला था कि लोन लिया है या नहीं लिया है, अब उसमें कुछ भी प्रूव करना बाकी नहीं है, क्योंकि उसकी इन बातों से क्लियर हो रहा है कि उसने इस फैक्ट को, जो फैक्ट एंड इशू है उसको एडमिट कर लिया है कि कहीं ना कहीं उसकी लाइबिलिटी बनती है और उसने लोन लिया है। तो जब कोई ऐसी स्टेटमेंट जिससे जो है उस फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट को के बारे में एक आप अनुमान लगा सकते हैं, कोर्ट एक अनुमान लगा सकती है कि वाकई में वो चीज़ हुई है, तो फिर हम उसी को क्या बोलेंगे, एडमिशन बोलेंगे। चिकम कुशवारा वर्सेस सुब्बाराव का केस है 1971 का। इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द एडमिशन मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। लेकिन ये बोला गया है कि जो एडमिशन कोई पार्टी करती है तो वो क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसमें किसी तरीके की अनसर्टनिटी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इफ़ एनी पर्सन एक्सेप्ट ओनली दैट ही हैड साइंड एनी डॉक्यूमेंट विदाउट सीइंग what it was, then it cannot be said that he has accepted the document। अगर कोई पर्सन कोर्ट में ये बोलता है कि ये जो साइन है इस डॉक्यूमेंट पे ये मेरे ही हैं और मैंने ये इस डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े कर दिए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये एडमिशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसने
सिर्फ इस बात को एडमिट किया है कि साइन मेरे ही हैं इस डॉक्यूमेंट पे और जो मैंने बिना पढ़े कर दिए थे। वो ये नहीं बोल रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं उसकी एडमिशन जो है एक पॉइंट से रिलेटेड है, पूरे पॉइंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये एडमिशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट यही पढ़ी कि जो एडमिशन होगी वो क्लियर होगी, स्पेसिफिक होगी, उसमें कोई अनसर्टिनिटी वहाँ पे नहीं होगी। अब नेक्स्ट आपके पास ऑल्सो द स्टेटमेंट विच शोज अबाउट द एडमिशन मस्ट बी प्रेजेंटेड कम्प्लीटली बट नॉट प्रेजेंटिंग इन पार्ट्स ओनली। और जो भी एडमिशन वहाँ पे हो रही है वो कंप्लीट होनी चाहिए, पार्ट्स में नहीं होनी चाहिए। धर्मवती विश्व शिव सिंह के केसेस में ये बोला गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, टाइप ऑफ कन्फेशन ये नहीं है, ये टाइप ऑफ एडमिशन है कि एडमिशन कितने टाइप का होता है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे सिंपली तरीके से ये समझ में आ गई है कि एडमिशन जनरली सिविल मैटर में होता है, और जहाँ पे एक पार्टी जो है कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देती है जिससे उस केस का, उस सूट का जो फैक्ट एंड इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है उसको आप इन्फर कर सकते हो, उसका एक अनुमान लगा सकते हो कि जो है ये जो बात जो है हुई है। यानी कोर्ट को एक आइडिया हो जाता है कि ये जो बोल रहा है इससे अब आगे और कुछ प्रूव करना बाकी नहीं है, कहीं ना कहीं इसने अपने उस एक्ट को उस सूट के अकॉर्डिंग जो है एडमिट कर लिया है। और जब उसने एडमिट कर लिया तो फिर फर्दर कुछ भी प्रूव करना बाकी नहीं है। लेकिन अब एडमिशन में आपने ये भी पढ़ा कि एडमिशन जो है क्लियर होना चाहिए, अनसर्टन नहीं होना चाहिए। अब कितने टाइप का यहाँ पे एडमिशन होता है, टाइप ऑफ कन्फेशन नहीं होगा, टाइप ऑफ एडमिशन होगा, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना। जुडिशियल एडमिशन क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रिमिनल फॉर्मल एडमिशन। इट इज़ मेड बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जुडिशियल एडमिशन क्या होता है? ये एक फॉर्मल एडमिशन है और ये कोर्ट में ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग किया जाता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग आपने सीआरपीसी में पढ़ा। जुडिशियल प्रोसीडिंग मीन्स जब आपकी स्टेटमेंट जो है जब ऑन ओथ ली जाती है तो उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं। तो कोई भी एडमिशन जब आप बिफोर द कोर्ट करते हैं, कोर्ट के सामने करते हैं, ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग करते हैं, तो उसको हम जो है जुडिशियल एडमिशन यहाँ पे बोलते हैं। के चारीवसी राम शहीदधारी के केसेस में भी यही बोला गया, इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द एडमिशन मेड इन प्लीडिंग इज कंसिडर्ड टू बी जुडिशियल एडमिशन। प्लीडिंग के दौरान अगर कोई पार्टी जो एडमिट कर रही है, प्लीडिंग के दौरान, प्लीडिंग जब एक सिविल मैटर चलता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि जो है प्लेंट कोर्ट में लगाते हैं, उसके बाद जो है आप अपना पक्ष कोर्ट में रहते हैं। और जब आप अपना कोर्ट में पक्ष रहे हैं और उस पक्ष रखने के दौरान अगर आप उस केस से रिलेटेड किसी बात को एडमिट कर लेते हो तो हम उसको जुडिशियल एडमिशन बोलेंगे, क्योंकि वो प्लीडिंग के दौरान चल रहा हो। प्लीडिंग जो है बिफोर द कोर्ट ही वहाँ पे होती है। इफ़ इट इज़ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस देन इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट एविडेंस ऑफ द फैक्ट। अगर ये क्लियर है और ये अनएम्बिगुअस है, मतलब कि ये स्पष्ट है, एम्बिगुअस नहीं है, अनएम्बिगुअस है, तो उस कंडीशन में एक बेस्ट एविडेंस हो सकता है। तो जुडिशियल एडमिशन जो है वो बिफोर द कोर्ट किया जाता है और इसको बेस्ट एविडेंस माना जाता है। जब आप किसी प्लीडिंग के दौरान जो किसी फैक्ट को एडमिट कर लेते हैं तो उसको हम जो है बेस्ट एविडेंस यहाँ पे मानेंगे और इसको जुडिशियल एडमिशन बोला जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन का मतलब यही है कि जब आप कोई एडमिशन जो है कैजुअली करते हैं, आउटसाइड द कोर्ट करते हैं, तो हम उसको जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन बोलते हैं। सच एडमिशन, यहाँ पे फिर कन्फेशन लिखा हुआ, इसका एडमिशन करना नॉर्मली अक्कर इन द नेचुरल कोर्स ऑफ द डिस्कशन लाइफ। जब आप नॉर्मल आपस में किसी के साथ बातें कर रहे हैं और वहाँ पे उस केस से रिलेटेड जो चीज़ आप छुपा रहे हो उसको आप किसी दूसरे पर्सन के सामने जो है एडमिट कर लेते हैं। इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट। लेकिन ये कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं होता, क्योंकि जो भी, चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो कन्फेशन हो, उसकी वैल्यू तभी है जब वो कोर्ट के सामने की जाएगी। कोर्ट के बाहर आप कुछ भी करते हो, बोलते हो, तो वो कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं होता है और इसकी फिर इतनी ज़्यादा वैल्यू भी वहाँ पे नहीं रहती है। सच एडमिशन में भी ऑरल और राइटिंग, रिटन एडमिशन में भी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, पासबुक। और ये जो एक्स्ट्रा जो जुडिशियल एडमिशन होता है ये ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। रिटन एडमिशन में भी अब कोई लेटर आपने लिखा, वहाँ पे किसी के साथ वो लेटर आपने शेयर किया और वहाँ पे आपने लिखा है उस केस से रिलेटेड किसी बात को आप जो एडमिट कर रहे हो। बुक ऑफ बिजनेसेस में, बुक ऑफ अकाउंट में जिस
लोन से रिलेटेड जो है केस चला हुआ है, उस अकाउंट से रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं वहाँ पे, तो वो अपने आप जो है एडमिशन का काम करती हैं, वेदर इज एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, लेकिन कोर्ट में रख के इनको प्रूव जो है किया जा सकता है। अ पर्सन साइन ऑन द फैमिली एग्रीमेंट, दिस इज द एविडेंस ऑफ द एक्सेप्टेंस अगेंस्ट हिम irrespective ऑफ द फैक्ट दैट द सिग्नेचर ऑफ द अदर पर्सन आर नॉट इन देयर। तो अगर कोई पर्सन जो है फैमिली एग्रीमेंट पे साइन करता है तो ये एक एविडेंस है कि उसने फैमिली एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे वहाँ पे बाकी पर्सन के साइन हुए हैं या नहीं हुए हैं। हेमचंद्र वर्सेस ओम प्रकाश के केसेस में ये बोला गया। तो जुडिशियल एडमिशन जो इन फ्रंट ऑफ कोर्ट किया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन जो इन फ्रंट ऑफ कोर्ट नहीं होता, ये कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं जाता है, लेकिन ये आउटसाइड द नॉर्मल ट्रांजैक्शन ऑफ लाइफ में होता है। जैसे उस फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड जो कोई लेटर लिखा गया है, किसी को भेजा गया है, कोर्ट के लिए नहीं लेकिन बाहर किसी के साथ बात चल रही है, या कोई लोन से रिलेटेड केस है, बुक अकाउंट में, पासबुक में उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई जानकारी है, तो वो अपने आप में एक एडमिशन हो सकती है, लेकिन उसको कोर्ट में बताना जरूरी है। अब एडमिशन बाय कंडक्ट, सिविल केसेस में जनरली जो है एडमिशन जो होता है वो बाय कंडक्ट, बाय जो आपका व्यवहार होता है उससे भी हो जाता है। सेवरल टाइम द कंडक्ट द पार्टीज ऑल्सो बिकम एडमिशन, सच एडमिशन इज़ मोर पावरफुल दैन द वर्बल कन्फेशन, और ये कई बार जो है बहुत पावरफुल होता है, ये वर्बल कन्फेशन से भी जो या एडमिशन से भी ज़्यादा पावरफुल जो है हो जाता है। जनरली मैंने आपको ये बात पहले बताई कि जो एडमिशन जो होता है जनरली जो है आपके सिविल मैटर्स में ज़्यादा होता है, इसलिए पार्टीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। इन दिस मैटर द केस मेन वर्स मेन जो द केस था, अंडर द वुमेन गॉट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ हर चाइल्ड। इस केस में अब वो वर्बली तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, एडमिट नहीं कर रही है, कोई कर रहा है, लेकिन उसका व्यवहार और कंडक्ट ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बातों से वो सहमत है और उस पर उसकी जो सहमति है उसकी एडमिशन है। जैसे अ वुमेन गॉट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ हर चाइल्ड, एक वुमेन ने जो है एक बच्चे का जो है बर्थ का रजिस्ट्रेशन कराया, बट शी डिड नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द चाइल्ड फादर, बट उसने ना तो उसके फादर, उस बच्चे के फादर का नाम बताया, ना ही उसके ऑक्यूपेशन का नाम बताया। कोर्ट इन्फर्ड दैट ईदर शी डिड नॉट नो हु वाज द फादर और शी एडमिट दैट द चाइल्ड इज इलिजिटिमेट। तो कोर्ट इस सारे जो डॉक्यूमेंट जो है इससे ये एक अनुमान लगा सकती है कि या तो वो लेडीज़ जो है उसको पता नहीं कि उसका फादर कौन है, और या फिर और वो साथ में साथ ये भी एडमिट कर रही है कि वो इलिजिटिमेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब डॉक्यूमेंट में उसने अपने फादर उसके फादर का नाम ऑक्यूपेशन नहीं बताया तो वो चीज़ों को कहीं ना कहीं छुपा रही है। तो या तो शी उसको पता नहीं है कि उसका फादर कौन है, या फिर बच्चा एलिजिटिमेट है। तो एक कोर्ट अनुमान लगा सकती है उस डॉक्यूमेंट से, चाहे उसने वहाँ पे जो है वर्बली कन्फेशन नहीं किया है, वर्बली एडमिट नहीं किया है, लेकिन उसके व्यवहार से जो उसने वहाँ पे लिखवाया है उसके व्यवहार से ये पता चल रहा है कि जो बच्चा जो है वो इलिजिटिमेट है या उसको अपने फादर का पता नहीं है। इट वॉज एक्सेप्टेड ऑफ द अडल्ट्री एंड वॉज रेलिवेंट एविडेंस ऑफ अडल्ट्री, तो इसको एज एविडेंस जो है अडल्ट्री का एविडेंस जो है माना जा सकता है, और ये एक रेलिवेंट एविडेंस वहाँ पे बन जाता है। तो समटाइम्स साइलेंस इज ऑल्सो कन्फेशन, व्हेन anyone says anything and other does not reply and keep silence then it is an admission by conduct। तो कई बार जो आपका चुप रहना भी जो है वो जो है एडमिशन बन जाता है, कन्फेशन एडमिशन बन जाता है। when anyone says anything, अगर कोई कुछ बोलता है and other does not reply and keep silence, और दूसरा उस पर रिप्लाई नहीं करता है, चुप रहता है, तो ये भी आपका जो है एक एडमिशन है बाय कंडक्ट। तो साइलेंस भी कई बार जो है वहाँ पे एक एडमिशन हो सकता है बाय कंडक्ट। तो यहाँ पे आपने देखा कि एडमिशन जो है वो कितने टाइप का होता है। एडमिशन मैंने आपको बताया एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि जनरली सिविल मैटर में दी जाती है, और उसमें जो है उस स्टेटमेंट के थ्रू जो पार्टी ने स्टेटमेंट जो दी है उसके थ्रू जो है जो जो मेन फैक्ट एंड इशू है या रेलिवेंट फैक्ट जो है उसके बारे में कोर्ट एक इन्फ्रेंस या फिर एक अनुमान लगा सकती है कि एक्चुअल में क्या सच है और क्या झूठ है। दूसरा आपने यहाँ पे ये पढ़ा कि एडमिशन जो होगी वो क्लियर होनी चाहिए, अनसर्टन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने पढ़ा कि जो एडमिशन है वो जो है या तो
जुडिशियल एडमिशन होगा या एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन होगा या एडमिशन बाय कंडक्ट भी वहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि हु कैन मेक द एडमिशन, एडमिशन कौन कर सकता है। मतलब एक किसी केस में दो पार्टियां होती हैं और उन पार्टियों में से उस केस में जो फैक्ट एंड इशू है उससे रिलेटेड कोई भी एडमिशन कर सकता है, कोई भी पार्टी जो है एडमिशन कर सकती है। सेक्शन 118 ऑफ दैट सेज दैट द एडमिशन कैन बी मेड बाय एनी पार्टी ऑफ द प्रोसीडिंग। कोई सिविल प्रोसीडिंग चली हुई है और वहाँ पे जो तो पार्टियां हैं उनमें से कोई भी पार्टी जो है उस फैक्ट एंड इशू जो मेन मुद्दा है उस केस का उससे रिलेटेड कोई भी एडमिशन वहाँ पे कर सकती हैं। एनी एजेंट ऑफ द सच पार्टी, और अगर आप खुद उस पार्टी में डायरेक्टली नहीं है, आपने किसी को वहाँ पे अपना एजेंट बना रखा है, जब आपने पावर टर्नी किसी और को दे रखी है और वो आपके बिहाफ पे कोई सूट को वहाँ पे लड़ रहा है, तो एजेंट भी जो है उस पर्सन उस पार्टी के बिहाफ में जो है बिहाफ से जो है वहाँ पे एडमिशन कर सकता है। प्लेंटिफ ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सूट, प्लेंटिफ भी कर सकता है रिप्रेजेंटेशन सूट में। पर्सन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, ऐसे पर्सन जिसका उस केस का जो सब्जेक्ट मैटर उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और डायरेक्टली इंटरेस्ट है। पर्सन फ्रॉम हुम द इंटरेस्ट डिराइव्ड, या फिर ऐसे पर्सन जिनसे जो है इंटरेस्ट जो है डिराइव किया गया है, लिया गया है, हित लिया गया है, उनसे ये सारे पर्सन जो हैं ये क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। तो एक सिविल सूट में कोई भी पार्टी, दोनों पार्टी जो होती हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेड, उनका जो बीच में जो मुद्दा है उससे रिलेटेड किसी भी फैक्ट को वो एडमिट कर सकते हैं और कोर्ट को फिर एक अनुमान हो जाता है और उसके बेसिस पे केस को डिसाइड किया जा सकता है। और कोर्ट के लिए वो जो स्टेटमेंट होगी, वो जो एडमिशन होगी, एक एविडेंस का काम वहाँ पे करेगी। द राम सहाय वसी जयप्रकाश का केस है। अ टेनेंट इशूड पावर ऑफ टर्नी टू अनदर पर्सन फॉर हिज केस इन प्रोसीडिंग फॉर द इजेक्शन। एक टेनेंट जो है, किराएदार जो है, पावर टर्नी दे देता है अदर पर्सन को कि जो उसको उस मकान से निकाला गया था उससे रिलेटेड जो केस जो उसके साथ जो मकान मालिक के साथ उसका चल रहा है उससे रिलेटेड वो सारी कार्रवाई वो जो है एक पर्सन करेगा। तो किराएदार ने जो है अपनी पावर टर्नी अनदर पर्सन को दे दी कि जो इजेक्शन का केस है, जो घर खाली करवाया गया था उससे रिलेटेड जो भी कार्रवाई है वो आप देखोगे। द अटॉर्नी एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द रेंट वॉज ड्यू। अब अटॉर्नी जो है कोर्ट में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि रेंट तो अभी बकाया है। इट मीन्स ये एडमिशन जो है टेनेंट की ही मानी जाएगी क्योंकि उसने जो है उसको जो है पावर अटर्नी वहाँ पे दे रखी थी। दिस एडमिशन वाज कंसिडर्ड एज बाइंडिंग ऑन द टेनेंट, और ये जो एडमिशन है ये बाइंडिंग होगी टेनेंट पे क्योंकि टेनेंट ने खुद इसको पावर अटर्नी जो है अनदर पर्सन को दी है उस केस से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड वो किसी फैक्ट को एडमिट करता है तो ये एक बाइंडिंग एडमिशन होगी टेनेंट पे भी। अब यहाँ पे आपके पास कन्फेशन है। तो कन्फेशन जो है जनरली क्रिमिनल मैटर में किया जाता है। कन्फेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक एविडेंस हो जाता है उस पर्सन के अगेंस्ट जो वहाँ पे जो है जिसने कोई ऑफेंस किया है, और अगर वो ड्यूरिंग द ट्रायल इसका कन्फेशन कर लेता है या फिर इन फ्रंट ऑफ कोर्ट पहली ही हेयरिंग में कोर्ट के सामने जो मजिस्ट्रेट के सामने जो है कन्फेशन कर लेता है, उस ऑफेंस को एक्सेप्ट कर लेता है जो उसने किया है, तो हम उसको कन्फेशन जो है यहाँ पे बोलते हैं। ये जनरली क्रिमिनल केसेस में होता है और एडमिशन से सम हाउ डिफरेंट होता है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कन्फेशन इन एविडेंस लॉ इज सेम एज दैट ऑफ द एडमिशन। तो कन्फेशन की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है एविडेंस लॉ में जितनी की एडमिशन की है। कन्फेशन हेल्प इन अचीविंग करेक्ट कंक्लूजन एंड फास्ट सोल्यूशन ऑफ द ट्रायल। तो कन्फेशन हेल्प करता है कोर्ट को एक करेक्ट कंक्लूजन निकालना उस केस का, और ट्रायल भी जो है वो फास्ट हो जाता है, जल्दी से पूरा हो जाता है। सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डिफाइंस द कन्फेशन। तो सेक्शन 24 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो कन्फेशन को यहाँ पे डिफाइन करता है। देखिए, अ कन्फेशन मेड बाय एनी एन अक्यूज पर्सन इज इरेलीवेंट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग if the making of the confession appears to the court to have been caused by the inducement, threat or promise having reference to the charge against the accused person proceeding from the person in authority and sufficient in the opinion of the court। तो यहाँ पे एक्चुअल में कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है, ये बताया गया कि कन्फेशन कब इरेलीवेंट हो जाता है। तो कन्फेशन लिखा रहा है यहाँ पे, अ कन्फेशन मेड बाय द अक्यूज, किसी आरोपी के द्वारा जब कन्फेशन कर लिया जाता है
तो वो कब इरेलीवेंट बन जाता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में? जब वो कन्फेशन जो है कोर्ट की नज़र में किसी को डरा धमका के लिया गया है, थ्रेट दे के या किसी तरीके को प्रॉमिस दे के लिया गया है, तो वो कन्फेशन जो है कोर्ट की नज़र में ठीक नहीं होगा। तो एक्चुअल में सेक्शन 24 के अंडर जो है कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कन्फेशन कब इनवैलिड या ठीक नहीं होता है ये बताया गया है। टू गिव द अक्यूज पर्सन ग्राउंड विच वुड अपेयर टू हिम रीजन टू सपोजिंग दैट बाय मेकिंग इट would gain any advantage or avoid the evil of temporal nature of reference in the proceeding against him. This is not a literal definition of the confession। तो पूरी definition पढ़ने के बाद आपको confession clear नहीं हुआ, confession कब ठीक होता है और कब wrong होता है। अगर confession जो है वहाँ पे किसी से डरा धमका के लिया गया है, किसी को कोई प्रॉमिस दे के लिया गया है कि आप यहाँ पे कन्फेशन कर लो, इसके बदले में आपको को मैं इतने पैसे दूंगा या फिर आपको जो है कुछ बेनिफिट वहाँ पे हो जाएगा, तो इस कंडीशन में लिया हुआ कन्फेशन कभी भी वैलिड नहीं होता है। कोर्ट ये चाहती है कि जो कन्फेशन लिया जाए वो वॉलंटरली हो और उसको बताया जाए कि ये उसके अगेंस्ट एज ए एविडेंस जो है यूज़ किया जा सकता है। प्रोविज़न अबाउट द कन्फेशन आर ऑल्सो मेड अंडर द सेक्शन 164 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जो कन्फेशन का जो प्रोसीजर है वो CRPC के सेक्शन 164 में भी वहाँ पे बता रखा है, जो कि CRPC में भी आप पढ़ सकते हो। तो अब हमारे पास कन्फेशन है, क्योंकि कन्फेशन आपके पास क्लियर नहीं हुआ, आपको ये पता चला कि कन्फेशन कब कोर्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करती है, जब वहाँ पे थ्रेड से डरा धमका के जो इंड्यूसमेंट से या कोई प्रॉमिस करके अगर आपसे कन्फेशन लिया जाता है तो वो नहीं मानेगी, ये उसको बताया गया। लेकिन कन्फेशन नहीं क्लियर हुआ, तो स्टीफन यहाँ पे कन्फेशन को बताते हैं। Confession is such an admission which is made by the person who is accused of an offense and admit or it is inferred from the statement that he has committed the offense। तो कन्फेशन एक ऐसा एडमिशन है, क्योंकि जब आप कन्फेशन करते हैं तो आप किसी फैक्ट को एडमिट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कन्फेशन इज़ अ एडमिशन विच इज़ मेड बाय अ पर्सन हु एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। तो कन्फेशन क्या है? एक ऐसा एडमिशन है, एक ऐसी बात को आप मान रहे हो और वो उसके द्वारा दी जाती है जो कि उस पर आरोप लगा है किसी ऑफेंस के बारे में, और वो जो है उस आरोप को मान रहा है कि उसने किया है, और कोर्ट को भी अनुमान हो रहा है कि ये क्राइम जो है उसी ने किया है। तो यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई इसको जो है किया गया। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन एक एडमिशन है जो कि वो पर्सन करता है जिसके अगेंस्ट कोई क्राइम के चार्ज लगे हुए हैं, वो क्राइम का एक्यूज वहाँ पे है और उसकी उस स्टेटमेंट से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि क्राइम उसी ने किया है। तो ये जो है कन्फेशन आपके पास है। पकाला नारायण स्वामी मसीह एम्परर AIR 1939 का केस है। द टर्म कन्फेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन अ वे दैट इट इज सच अ स्टेटमेंट ऑफ एनी अक्यूज विच मे suggest inference that he committed that crime. Confession must admit either directly the offense or at least those facts which create an offense. In other words, it can be said the confession must be in such that either the offense must have admitted or at least have accepted all the facts related to the offense। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही लिख रखी है, प्रीवी से ये बोला कि प्रीवी टर्म कन्फेशन जो है इसका मतलब यही है कि वो जो पर्सन, वो एक्यूज जो है, वो सभी उस जो ऑफेंस हुआ है उससे रिलेटेड सभी बातों को एडमिट कर ले और ये एक्सेप्ट कर ले कि ये जो क्राइम उसी ने किया है, तभी जो है एक कन्फेशन जो है माना जाएगा। परविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1952 का केस है। द टर्म कन्फेशन हैज़ बीन defined by the Supreme Court. Confession by the accused is a statement that must either admit in the term of offense or at any rate substantially all the facts that constitute the offense। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है यहाँ पे कन्फेशन को जो है डिफाइन किया है। उन्होंने ये बोला है कि कन्फेशन क्या है? जो कि अक्यूज़ की एक स्टेटमेंट होती है जिससे वो एडमिट कर रहा है उस ऑफेंस को, और या तो फिर उस सभी फैक्ट को जो है एडमिट कर रहा है जिसकी वजह से वो ऑफेंस हुआ। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो कन्फेशन में आप स्टीफन की डेफिनेशन को यहाँ पे कोड कर सकते हो, और परविंदर कौर स्टेट पंजाब के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन दी है इसको भी आप यहाँ पे कोड कर सकते हो। तो जनरली अगर आप देखें तो कन्फेशन क्या है? कन्फेशन एक एडमिशन है जो कि कोई भी एक्यूज जिस पे कोई चार्ज लगा हुआ है वो जो है उस ऑफेंस से रिलेटेड कन्फेशन कर एडमिट कर रहा है उस ऑफेंस को कि उसने ही वो क्राइम किया है, उसके सभी फैक्ट को एडमिट कर रहा है या जिसकी वजह से वो क्राइम हुआ उन सभी बातों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो कन्फेशन जो है माना जाएगा। ये जनरली क्रिमिनल केसेस में होता है।
अबव डेफिनेशन शो दैट द कन्फेशन रिक्वायर्ड द फॉलोइंग। अब सारी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद आपके पास कन्फेशन के जो फीचर सामने आ जाते हैं। इट इज़ मेड बाय द पर्सन हु इज़ एलिज ऑफ एनी ऑफेंस। ये कन्फेशन जो होता है उस पर्सन के थ्रू किया जाता है जिसपे किसी ऑफेंस के, अपराध के जो है आरोप लगे हैं। ही ईदर एडमिट्स द ऑफेंस और फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस। या तो वो जो है उस ऑफेंस को एडमिट कर रहा है, या जो उस ऑफेंस के लिए जो फैक्ट जिम्मेवार हैं उनको जो है एडमिट कर रहा है। इट इज़ मेड वॉलेंटरली। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये वॉलेंटरी होता है, अपनी इच्छा से होता है। ये फ्री फ्रॉम द इंड्यूसमेंट, किसी तरीके का थ्रेड, कोई प्रॉमिस या किसी तरीके का डराना धमकाना उसके साथ नहीं होता है। अगर ये तीन चीज़ें होती हैं तो कन्फेशन जो है वैलिड वहाँ पे माना जाता है। इन द केस ऑफ अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है, AR 1979 सुप्रीम कोर्ट, इट हैज़ बीन कंसिडर्ड दैट द कन्फेशन शुड नेसेसरली बी वॉलेंटरी। तो इस केस में साफ बोला गया था अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केसेस में कि जो कन्फेशन होगा वो वॉलेंटरली होना चाहिए, अपनी इच्छा से होना चाहिए, उस पर कोई इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस या फिर थ्रेड वहाँ पे नहीं दिया गया हो। शिवप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, AR 1955 सुप्रीम कोर्ट का केस, इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द बिफोर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन इट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द कन्फेशन इज वॉलेंटरली। यहाँ पे ये बताया गया कि जब भी मजिस्ट्रेट जो है किसी भी एक्यूज का स्टेटमेंट जो कि वो एज ए कन्फेशन दे रहा है उसको रिकॉर्ड करे, तो पहले ही वो सेटिस्फाई हो जाए कि क्या वो वॉलंटरी दे रहा है या किसी पर्सन के बहकावे में आके इंड्यूसमेंट के थ्रू या थ्रेड के थ्रू या किसी प्रॉमिस के थ्रू वहाँ पे दे रहा है। पुलिस टॉर्चर की वजह से तो नहीं दे रहा है, या किसी पर्सन के थ्रेड की वजह से वहाँ पे स्टेटमेंट तो नहीं दे रहा। तो जब भी मजिस्ट्रेट उसकी स्टेटमेंट को, कन्फेशन की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे तो ये पहले सेटिस्फाई हो जाए कि वो वॉलंटरी है कि नहीं है। ब्रजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है, AR 2012 सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट कंसिडर्ड द स्टेटमेंट एज अ कन्फेशन स्टेटमेंट विच आर मेड बाय द एक्यूज एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द FIR इज रिकॉर्डेड। तो FIR में अगर उसने किसी बात को एक्सेप्ट किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वहाँ पे कन्फेशन नहीं माना है। इसका कारण क्या है कि कन्फेशन हमेशा इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट होता है, ना कि इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर। इन द मैटर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जारू परम, AR 2018 का केस है, द कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी आफ्टर द अरेस्ट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। तो अगर कोई कन्फेशन जो है पुलिस कस्टडी में किया जाता है तो कोर्ट इस पर भी बिलीव नहीं करती है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में कई बार जो है पुलिस टॉर्चर होता है, उसकी वजह से कोई पर्सन कोई बात मान जाता है। अगर पुलिस ऑफिसर चाहता है कि उसने जो है कन्फेशन वहाँ पे करा लिया है तो वो सेम चीज़ उसको कोर्ट में जाके भी प्रूव करनी होगी। वही स्टेटमेंट उस एक्यूज से कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने भी जो है बुलवानी होगी और ये भी प्रूव करना होगा कि यहाँ पे कोई जो है थ्रेड इंड्यूसमेंट उसको नहीं है। तो यहाँ से आपने यही देखा कि कन्फेशन तभी वैलिड माना जाएगा जब वो वॉलंटरी हो और बिना किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेड या प्रॉमिस के हो। अब कन्फेशन कितने टाइप का होता है? एज लाइक एडमिशन, ये भी जो है 2 टाइप का हो सकता है, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन आपने देख लिया, जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जो आप कोर्ट के सामने करते हो, बिफोर द कोर्ट आप करते हो। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? जो आप आउटसाइड द कोर्ट करते हो, या फिर आप किसी और पर्सन के सामने करते हो। आप कोर्ट में तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आप किसी के साथ शाम को बातें कर रहे हैं और वहाँ पे आप बता रहे हैं कि हाँ ये क्राइम मैंने ही किया था। तो इस तरीके से जब आप कोर्ट के बाहर जो है कोई कन्फेशन कर रहे हैं तो उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। इस तरीके के कन्फेशन को कोर्ट में फिर प्रूव करना होता है। मान लीजिए जो बात उसने बोली है उस क्राइम से रिलेटेड, मैंने ये क्राइम किया, और दूसरे पर्सन ने उसको रिकॉर्ड कर लिया फ़ोन में या किसी और तरीके से, तो अब कोर्ट में भी उसको फिर से प्रूव करना पड़ेगा और फिर से वहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो है इसने कन्फेशन दी है। लेकिन जो कोर्ट के सामने कन्फेशन किया जाता है उसमें फिर बाद में कुछ भी प्रूव करना जरूरी नहीं होता है। 2 एलिमेंट आर नेसेसरी फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, बीइंग इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब किस उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और दूसरा रिलायबिलिटी ऑफ द पर्सन बिफोर विच इट हैज़ बीन मेड, और उस पर्सन पे भी कोर्ट भरोसा करे जिसके सामने वो स्टेटमेंट किया गया था। चत्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, तभी उसको जो है एक एज ए एविडेंस लिया जा सकता है। द फॉलोइंग एविडेंस वाज नॉट कंसिडर्ड लायबल इन द केस ऑफ पांचू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AR 2012 के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एविडेंस थे इनको जो है कन्फेशन नहीं माना था। विच वॉज मेड टू द फॉर्मर मेंबर ऑफ द पंचायत, अगर किसी पर्सन ने कोई मर्डर किया या कोई ऑफेंस किया
और पंचायत का कोई पुराना फॉर्मर मेंबर था उसके सामने कन्फेशन कर लिया तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट के सामने नहीं है, विच वाज और ना ही वो रिलायबल पर्सन है। दूसरी बात, क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन के लिए वो पर्सन जो है वो रिलायबल होना चाहिए। विच वॉज मेड आफ्टर द 5 मंथ ऑफ द अक्रेंस, कोई ऑफेंस होता है उसके 5 महीने के बाद अगर वो कोई कन्फेशन वहाँ पे कर रहा है तो वो भी वैलिड नहीं है। द फॉर्मर मेंबर वाज नॉट एन एक्विटेड पर्सन, और ये फॉर्मर मेंबर जो है ये एक्विटेड पर्सन नहीं है, एक मोहितवार बंदा नहीं है। वॉज रिसाइडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 35-40 किलोमीटर, और जहाँ पे वो ऑफेंस हुआ वो जो पर्सन जिसके सामने ये जो किया जा रहा है कन्फेशन वो वहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर रहता है। इस केस के फैक्ट के हिसाब से ये चीज़ें बताई जा रही हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन शुड बी reproduce in the exact word used by the accused। ये जरूरी नहीं है कि जब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कोर्ट में प्रूव करना हो तो जो एग्जैक्ट वर्डिंग उस अक्यूज ने उसके सामने बोली थी वही बताना है, बट देयर शुड नॉट बी अ वाइटल एंड मटेरियल डिफरेंसेस, लेकिन उसमें जो है किसी तरीके का मटेरियल डिफरेंसेस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब वही चीज़ आपको कोर्ट में प्रूव करनी है, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग में प्रूव करना ज़रूरी नहीं है। इन द माखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के AI Act 1998 का केस है। सुप्रीम कोर्ट वाइल कंसिडरिंग द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन टू बी अ वेरी वीक एविडेंस सेड दैट सच कन्फेशन मस्ट बी एडमिटेड आफ्टर ड्यू केयर एंड कॉशन। तो यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा जुडिशियल जो जुडिशियल कन्फेशन है उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कोर्ट के सामने होता है, मजिस्ट्रेट के सामने होता है। मजिस्ट्रेट पूछता है कि आप ये वॉलंटरी कर रहे हो और आपके अगेंस्ट ये एज एविडेंस यूज़ हो सकता है, वो सारी उसको चेतावनी पहले देता है, उसके बाद वो प्रूव करता है, वो अपना कन्फेशन देता है तो वो डन है और उसको उस पर कोई भी डाउट जो है फिर कोर्ट को नहीं रहता है। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होता है वो कोर्ट के बाहर होता है, तो उसमें बड़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि उसने जब ये कन्फेशन किया तो उसने किसके सामने किया, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, और जो है उसको फिर बाद में कोर्ट में भी प्रूव करना पड़ता है। ये है सारी चीज़ें। अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, एवरी कन्फेशन इज एडमिशन बट एवरी एडमिशन इज नॉट कन्फेशन। तो ये एनालिसिस हम पहले ही कर चुके हो कि हर एक कन्फेशन में तो एडमिशन होता है, आप किसी बात को मान रहे हो, लेकिन एडमिशन जो है वो कन्फेशन नहीं होता, क्योंकि एडमिशन जो है क्रिमिनल मैटर में नहीं किया जाता है और ये हमेशा सिविल मैटर में ही किया जाता है। तो एडमिशन में तो किसी तरीके का कन्फेशन नहीं होता है, लेकिन कन्फेशन में हमेशा एक एडमिशन होता है, क्योंकि वहाँ पे आप किसी फैक्ट को एडमिट तो करते ही हो। Above the analysis shows that the every confession contain the admission but every admission does not contain the confession। हर एक एडमिशन में कन्फेशन में एडमिशन रहता है, लेकिन हर एक एडमिशन में जो है कन्फेशन नहीं होता। एज वी हैव सीन अबव, एज सच स्टेटमेंट विच सजेस्ट द इन्फ्लुएंस रिगार्डिंग एनी फैक्ट और इशू रेलेवेंट फैक्ट, इफ सच स्टेटमेंट इज मेड इन सिविल मैटर इट इज कॉल्ड एडमिशन, एंड इफ सच एडमिशन स्टेटमेंट इज मेड बाय द पर्सन हु इज एलिज ऑफ एनी ऑफेंस इट इज कॉल्ड कन्फेशन। तो यहाँ पे यही बोला गया है, एडमिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि किसी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट से के बारे में एक अनुमान देती है। ये सिविल मैटर में की जाती है तो एडमिशन है, और क्रिमिनल मैटर में अगर ये किया जाता है तो ये कन्फेशन है। ये आपने यहाँ पे पढ़ा। इन द केस साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केसेस में सुप्रीम कोर्ट साइड दैट द पर्सन कमिटिंग ऑफेंस एडमिट द ऑफेंस इन कन्फेशन वेयर एज देयर इज नो सच थिंग इन एडमिशन, एडमिशन इज जनरली मेड इन द सिविल नेचर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे यही दोनों में डिफरेंस करते हुए बोला है कि जब कोई पर्सन जो है अपने ऑफेंस जो उसने किया है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कन्फेशन है, लेकिन एडमिशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एडमिशन जो है जनरली सिविल मैटर में किया जाता है। एडमिशन ऑफ द ऑफेंस इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कन्फेशन। तो एडमिशन जो है किसी भी कन्फेशन का इसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि एडमिशन एक ऐसी चीज़ जिसमें आप किसी फैक्ट को मान रहे हो, तो ये कन्फेशन में भी होता है। वेयर इज द ओनली एडमिशन देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफेंस, लेकिन एडमिशन में जनरली ये जरूरी नहीं है कि आपने उस ऑफेंस को एक्सेप्ट कर ही लिया है। एडमिशन में आप उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड किसी फैक्ट को एडमिट कर रहे हो, लेकिन स्टिल आपने उस ऑफेंस को जो है एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इसीलिए बोला जाता है यहाँ पे कि हर एक एडमिशन में कन्फेंस होता है, क्योंकि वहाँ पे आप उस ऑफेंस को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन एडमिशन में आप जरूरी नहीं है कि ऑफेंस को एक्सेप्ट ही कर रहे हो, आप वहाँ पे सिर्फ किसी फैक्ट को एडमिट कर रहे हो कि ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसा हुआ, लेकिन आप पूरे ऑफेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। होल कन्फेशन मस्ट बी कंसिडर्ड, तो यहाँ पे ये बात भी है कि हमेशा
कन्फेशन तभी एक्सेप्ट किया जाता है जब आप उस ऑफेंस से रिलेटेड सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि हाँ जी मैंने ही किया है। इट कैन नॉट अक्कर दैट द पार्ट ऑफ द कन्फेशन एडमिटिंग, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कुछ पार्ट जो है आप उसको एक्सेप्ट कर लें और कुछ पार्ट ऑफ उस ऑफेंस का आप जो है कन्फेस ना करें। तो कन्फेशन हमेशा होली होता है, पार्टली नहीं होता है। लेकिन एडमिशन जो है आप उस फैक्ट एंड इशू जो है, जो मेन इशू है उस सूट के, उसमें से किसी एक फैक्ट को एडमिट कर सकते हैं। बड़े सारे इशू होते हैं सिविल मैटर में, जब आप कोर्ट में जाते हो तो नंबर्स ऑफ इशू के साथ जाते हो, उसमें से कोई एक इशू आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एडमिशन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे उस जो फैक्ट एंड इशू को एक्सेप्ट कर लिया। Palamveer Kaur versus State of Punjab case, a statement of confession was containing few words which shown the involvement of the accused in the offence, uh, whereas few others shown innocence। तो कुछ ऐसी कन्फेशन दिया वहाँ पे जिससे एक जगह तो वो आरोपी लग रहा था, तो वहाँ पे उसकी इनोसेंस लग रही थी। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द बेस्ट रूल ऑफ एप्लीकेबल टू द कन्फेशन इज दैट ईदर द होल कन्फेशन मस्ट बी एक्सेप्टेड और द होल मस्ट बी रिजेक्टेड। कन्फेशन वही सही है जहाँ पे आप जो है या तो सारी बात को मान लेते या सारी बात को आप रिजेक्ट वहाँ पे कर देते। तो जो आपका कन्फेशन वहाँ पे है वो कम्प्लीटली होना चाहिए, वो पार्ट में नहीं होना चाहिए। ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट है इस क्वेश्चन का, इफेक्ट ऑफ कन्फेशन ऑफ द को अक्यूज ऑन द अनदर को अक्यूज। तब अब देखिए एक ऑफेंस होता है और उस ऑफेंस में जो अक्यूज हैं वो एक से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन ये बताई गई कि अगर एक अक्यूज, एक आरोपी जो है उस ऑफेंस को जो है कन्फेस कर लेता है तो वो क्या, वो सेकंड को अक्यूज जो होगा उसके अगेंस्ट भी जो है वो कन्फेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसको जो है सेक्शन 30 के अंडर बता रखा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है ऑफेंस जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में होते हैं, दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके जो है ऑफेंस को करते हैं। अब एक पर्सन वहाँ पे उस ऑफेंस को कन्फेस कर लेता है तो क्या वो बाकी सभी को एक्यूज़ के अगेंस्ट भी जो है एक कन्फेशन माना जाएगा, जो सह अपराधी होंगे उनके अगेंस्ट भी को जो है वो कन्फेशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, यही इस सेक्शन में बताया गया है। व्हेन मोर पर्सन देन द वन are being jointly tried for the same offence and the confession made by one of such person affecting himself and some other of such person is proved, the court may take into consideration such confession as against such person as well as against the person who makes such confession। तो सेक्शन 30 में यही बोला गया कि जब कोई जो केस है वो दो से ज़्यादा पर्सन के ऊपर चल रहा है किसी ऑफेंस से रिलेटेड, और वहाँ पे कोई एक आरोपी जो है, एक पर्सन जो है वो जो है कन्फेशन वहाँ पे कर लेता है और बाकी सारे पर्सन उसको प्रूव कर देते हैं या किसी और तरीके से, किसी और माध्यम से भी वो कन्फेशन प्रूव हो जाता है, तो कोर्ट जो है बाकी सभी को एक्यूज के अगेंस्ट भी वो जो कन्फेशन को मान सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कोर्ट पे डिपेंड करता है सारा। ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए और बी पे जो है ट्रायल चल रहा है किसका, उसने सी का मर्डर किया है। इट इज़ प्रूव दैट ए सेड इट, ये प्रूव हो चुका है ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी। ए यहाँ पे ये बोलता है कि बी और मैंने, जो कि ए है, बी और मैंने जो है सी का मर्डर किया है। ए ने इस बात को यहाँ पे कन्फेस कर लिया। देन कोर्ट में कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द कन्फेशन अगेंस्ट बी। तो कोर्ट जो है इस कन्फेशन को अगेंस्ट बी भी ले सकती है। हालांकि बी ने यहाँ पे कुछ नहीं बोला, ए ने यहाँ पे कन्फेस कर लिया है कि बी और मैंने मिलकर मर्डर किया है, तो कोर्ट जो है इसको अगेंस्ट बी भी ले लेगी। बट वे आर नॉट ट्राइड जॉइंटली। लेकिन अगर उन पे केस जो है जॉइंटली नहीं चल रहा है, अलग अलग चल रहा है, तो उस कंडीशन में कोर्ट जो है बी के अगेंस्ट इसको जो है कन्फेशन नहीं मानेगा, सिर्फ ए के अगेंस्ट ही ये कन्फेशन माना जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि अगर कोई ट्रायल जो है, कोई ट्रायल जो है टुगेदर जॉइंटली जो है किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में एक ही स्टेटमेंट जो है, एक का कन्फेशन जो है दूसरे पर्सन के अगेंस्ट भी कन्फेशन माना जा सकता है। लेकिन अगर वो जॉइंटली नहीं जो है दोनों अलग अलग ट्राइड हो रहे हैं, अलग अलग केस उन पे चले हुए हैं, तब उनका कन्फेशन जो है कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, को एक्यूज का कन्फेशन जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी। The section 30 says that when an accused makes a complete confession and along with also admit the guilt of the other co-accused,
देन द कोर्ट मे एडमिट इट एज एविडेंस अगेंस्ट द अदर अक्यूज्ड। यहाँ पे वे लिख रखा है व्हेन एन अक्यूज मेक्स अ कंप्लीट कन्फेशन एंड अलॉन्ग विद ऑल्सो एडमिट द गिल्ट ऑफ अदर को अक्यूज। जब एक अक्यूज जो है एक कंप्लीट कन्फेशन कर लेता है एंड अलॉन्ग विद ऑल्सो एडमिट द गिल्ट, और को अक्यूज का गिल्ट भी एडमिट कर लेता है, देन कोर्ट में एडमिट इट एज एविडेंस अगेंस्ट द अदर अक्यूज। तो कोर्ट जो है इसको अदर जो को अक्यूज है उसके अगेंस्ट भी एविडेंस मान सकती है, लेकिन ये टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट पे डिपेंड करता है। दिस सेक्शन हैज़ नॉट डिस्क्राइब अबाउट द एविडेंस वैल्यू ऑफ द कन्फेशन, इट्स वैल्यूएशन इज अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। In the case of भुवन साहू वर्सिकिंग एम्परर AI 1949 का केस है, it has been held by the Privy Council that the court take into consideration such confession but there must be other evidence too। कोर्ट ने भी यही बोला है कि जहाँ पे को अक्यूज़ की बात आती है तो उस कंडीशन में कोर्ट अगर एक अक्यूज़ जो है वहाँ पे कन्फेशन कर लेता है उसको कंसिडर कर सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि ये जो कन्फेशन है कुछ एविडेंस के साथ प्रूव किया जाए। सच कन्फेशन इज़ मेयरली एन एविडेंस अलॉन्ग विद अदर एविडेंस। तो कन्फेशन जो हुआ उसके साथ कुछ और भी एविडेंस वहाँ पे प्रूव करने पड़ेंगे जब को अक्यूज़ की बारी आती है। अगर ऐसा होता है तो को अक्यूज़ के अगेंस्ट भी वो कन्फेशन मान लिया जाएगा। नरेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AI 1966 का केस है। The Supreme Court held the confession of the accused alleged to have invalidity obtained foreign exchange under C Custom Act to be an evidence against the co-accused। तो जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज जो है इलीगल तरीके से लाई गई है तो 2-3 बंदे इन्वॉल्व हैं, तो किसी एक ने वहाँ पे कन्फेशन कर दिया तो सी कस्टम एक्ट में ये साफ लिख रखा है कि वो दूसरे के अगेंस्ट भी जो है कन्फेशन माना जाएगा। स्टेट ऑफ MP वर्सेस पल्तान मल्लाह AI 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज मेड अगेंस्ट द को अक्यूज वाज नॉट एडमिटेड विच स्टेटेड दैट ही वाज पेड मनी बाय द को अक्यूज फॉर किलिंग ऑफ ट्रेड यूनियन लीडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जुडिशियल कन्फेशन है तो को अक्यूज के अगेंस्ट भी जो है एक अक्यूज़ का कन्फेशन जो है एडमिट किया जा सकता है, उसको कोर्ट रिलाई कर सकती है, कंसिडर कर सकती है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, मतलब कोर्ट के बाहर जो है को अक्यूज़ के बारे में बताया गया था कि मेरे साथ और कौन किस पर्सन ने अपराध किया है, आप किसी पर्सन को ये जानकारी देते हैं, तो ये एटलीस्ट को अक्यूज़ के अगेंस्ट नहीं जाएगा, उस अक्यूज़ के अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन उसके साथ जो सह अपराधी हैं उनके अगेंस्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन नहीं वैलिड होता है। सो ये आपके पास पूरा कन्फेशन एंड एडमिशन। अब डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं एडमिशन और कन्फेशन में। एडमिशन अपने आप में पूरा एक स्पीसीज है, पूरी एक जाति है। कन्फेशन उसकी प्रजाति है, मतलब एडमिशन के बीच में ही कन्फेशन आता है। दूसरा, इट इज़ जनरली यूज इन सिविल मैटर। तो ये आपने पढ़ा कि एडमिशन हमेशा सिविल मैटर में यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट को जो है आप एडमिट कर लेते हो, लेकिन आप पूरा कन्फेशन वहाँ पे नहीं करते हैं, आप पूरे उस फैक्ट इन इशू को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ जो है किसी एक फैक्ट को एडमिट कर रहे हो। सिविल मैटर में जनरली होता है। कन्फेशन जो है क्रिमिनल मैटर में होता है। एडमिशन इज मेड बाय द पार्टीज एजेंट्स इंटरेस्टेड पर्सन और रिप्रेजेंटेड। एडमिशन में आपने शुरू में देखा कि एडमिशन कोई भी कर सकता है, इंटरेस्टेड पार्टीज कर सकती हैं, प्लेंटिफ इन रिप्रेजेंटेशन सूट खुद कर सकता है, एजेंट कर सकता है, इसके अलावा और भी जो इंटरेस्टेड पार्टी होगी वो कर सकती है। तो एडमिशन सिर्फ वही पार्टी नहीं करेगी, उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन और एजेंट भी कर सकता है। कन्फेशन हमेशा अक्यूज के थ्रू किया जाता है, कोई और नहीं कर सकता है। इट मे बी यूज इन द फेवर ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एडमिशन जो है जिस पर्सन ने किया है उसके फेवर में ये एडमिशन यूज़ हो सकता है। जो नहीं एडमिशन हमेशा उसके अगेंस्ट ही जाएगा, उसके फेवर में भी वो हो सकता है, लेकिन जो कन्फेशन होता है जो पर्सन कर रहा है उसके अगेंस्ट ही जाता है, उसके बाद उसको सज़ा दे दी जाती है। ये आपको क्लियर है, वो तो उसके अगेंस्ट एक परमानेंट प्रूफ हो जाता है। इट इज़ नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एडमिटेड फैक्ट। अब ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है पूरे एडमिटेड फैक्ट का। मीन्स कि एक सूट के अंदर बड़े सारे इश्यूज होते हैं, तो आपने किसी एक फैक्ट को एडमिट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब सारा जो है कंक्लूजन उस फैक्ट इन इशू कहा जाएगा, वो केस सॉल्व हो जाएगा। इट जस्ट एडमिशन ऑफ इन अ सिंगल फैक्ट विद देयर इज लॉट्स ऑफ फैक्ट। वॉलंटरी कन्फेशन इज कंसिडर्ड टू बी द कंक्लूसिव प्रूफ। लेकिन जो वॉलंटरी कन्फेशन आप इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट कर लेते हो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है अपने आप में। Admission by one person can not be an evidence against the other।
एक पर्सन ने जो एडमिशन किया है वो किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन कन्फेशन में आपने देखा कि अगर एक को अक्यूज जो है वहाँ पे कन्फेशन करता है, तो वो उस ऑफेंस का जो अनदर को अक्यूज़ होगा उसके अगेंस्ट उस कन्फेशन को यूज़ किया जा सकता है। तो एडमिशन जो है अगेंस्ट यूज़ नहीं होता है, लेकिन कन्फेशन जो है को अक्यूज़ के भी अगेंस्ट यूज़ हो जाता है। तो ये आपके पास डिफरेंसेस है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।